हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन सीडीएस 2024 प्रीलिम्स के क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 तक करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 60 में डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बनाने का। अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज अगर कुछ अच्छी बातें आप लिख सकते हैं कमेंट में तो जरूर लिखे करिए। तो आज अपन 61 से 70 करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर साथ में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्वेश्चन के साथ उसका टाइमिंग दे रखा है। पूरा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पूरा क्वेश्चन डालना संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन के आगे के कुछ 8 से 10 वर्ड डाल रखे हैं। उनसे आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के साथ उसकी टाइमिंग है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखने का जो समय है वो आपका बच जाएगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ही देखना है तो। और अगर पूरी वीडियो देखनी है तो अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज अपन करेंगे 61 से 70। स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में पूरे 10 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट और क्वेश्चन के ऊपर बेस है। मतलब यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, साथ में उसके दो स्टेटमेंट दे रखे होंगे। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर आंसर हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी वाला गेम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि यही इसका आंसर होगा, तभी आप उसको आंसर मानोगे, वरना आप उसको आंसर नहीं मानोगे। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इस क्वेश्चन का फाइनाइट आंसर दे पाते हैं स्टेटमेंट वन के द्वारा, अकेले अकेले स्टेटमेंट वन अगर इसका आंसर दे पाता है तो फिर आप चलेंगे इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। मतलब यह है कि अगर स्टेटमेंट वन अकेला दे पाता है, स्टेटमेंट टू नहीं दे पाता, या स्टेटमेंट वन नहीं दे पाता, स्टेटमेंट टू दे पाता है, तो फिर अपन चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर दोनों स्टेटमेंट अकेले अकेले आंसर दे पाते हैं तो अपन चलेंगे ऑप्शन नंबर टू के साथ, दैट इज इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द आइदर स्टेटमेंट अलोन। अगर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग आंसर नहीं दे पाते लेकिन साथ में मिलकर आंसर दे देते हैं तो फिर अपन चलेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट्स अलोन। और अगर दोनों स्टेटमेंट ही अपना आंसर नहीं दे पाते तो फिर अपन चलेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, जो बोलता है कि क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि एबीसीडी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ एबीसीडी इज क्लोजेस्ट टू दी प्रोडक्ट एबीसीडी। एबीसीडी में से सबसे नजदीक कौन होगा एबीसीडी के। तो देखिए, जब कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा सबसे बड़े नंबर के नजदीक होता है। जैसे कि मैं यहां नंबर अगर 2 3 4 5 मान लू, इनका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब आप देखिए 120 के सबसे नजदीक कौन है। मैं बोल सकता हूं 5 है। क्यों है 5? क्योंकि 5 जो है सबसे बड़ा है। तो एक तरीके से यहां पर अपन को एबीसीडी में सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना है। चलिए स्टेटमेंट वन पे चलते हैं। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। लेकिन यहां पे डी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अब डी के लिए यहां पे चार तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि जो डी है वो सी से भी छोटा हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि जो डी है, सॉरी, डी जो है वो बी से तो छोटा हो लेकिन सी से बड़ा हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि जो डी है वो ए से छोटा है लेकिन बी से बड़ा है। और चौथी पॉसिबिलिटी ये कि डी ए से भी बड़ा है। अब यहां पे देखिए, इन चार तरह की पॉसिबिलिटी में आपको दो तरह के आंसर मिले। इन ऊपर की तीन पॉसिबिलिटी में आपको आंसर मिलता है ए। इन तीनों पॉसिबिलिटी से पता चलता है कि ए सबसे बड़ा है। लेकिन ये जो चौथी नंबर की पॉसिबिलिटी है, इससे अपन को पता चल रहा है कि डी सबसे बड़ा है। तो क्या यहां पे अपन क्या आंसर दे? क्या अपन ऐसे बोल दे कि भैया तीन पॉसिबिलिटी में ए बड़ा आ रहा है तो मैक्सिमम जो है ए बड़ा आ रहा है, मतलब मेजोरिटी ए के साथ जा रही है तो ए आंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बात अपन नहीं कह सकते। यहां मेजोरिटी माइनॉरिटी आप इलेक्शन नहीं करा रहे कि भाई जिसकी मेजोरिटी आई उसकी सरकार बन गई, नहीं। यहां पे एक फाइनाइट आंसर होना चाहिए, या तो ए आंसर होएगा या डी आंसर होएगा।
तो स्टेटमेंट 1 अपना आंसर नहीं दे पाया। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट, सी जो है सबसे छोटा नहीं है। अगर स्टेटमेंट टू के द्वारा मैं बात करूं कि स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट, तो अपन को पता चल गया कि भैया 4 नंबर है, इन 4 नंबर में सी यहां पर तो नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा सी कहीं भी आ सकता है। पहले पोजीशन पे भी आ सकता है, दूसरी पे भी आ सकता है, तीसरी पे भी आ सकता है, और ए बी डी भी किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 भी ये नहीं बता पा रहा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं, दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट ने बोला कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और दूसरा स्टेटमेंट ने बोला कि सी सबसे छोटा नहीं है। अगर आप पहले स्टेटमेंट के द्वारा देखेंगे तो यहां पे आपको सी सबसे छोटा दिख रहा है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सी सबसे छोटा नहीं है। दैट मीन्स कि कोई एक ऐसा नंबर है जो सी से भी छोटा है, और 4 नंबरों में से 3 नंबर अपने पास है, तो चौथा नंबर कौन सा होगा, डी होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर सी सबसे छोटा नहीं है तो वो तभी होगा जब सी से भी छोटा कोई होगा, और वो कौन होगा, वो डी होगा। अब आप देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के आप बोल सकते हैं कि अपना सबसे बड़ा इंटीजर ए होगा। दैट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट मिला के अपना आंसर दिए, तो अपन कौन से ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। लेट एम एन इक्वल टू के वेयर एम एंड एन आर प्राइम नंबर्स एंड के इज एन इवन नंबर। एम एन इक्वल टू के अपन को बताया गया है, और यहां पे बोला गया है कि एम और एन प्राइम नंबर है और के इवन नंबर है। देखिए दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन इवन कब होगा, या आप यूं बोलिए कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इवन कब होगा, जब दोनों में से कम एक नंबर इवन होगा। अपन जानते हैं कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लीकेशन इवन तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक नंबर इवन हो। इसका मतलब यह है कि अगर के इवन नंबर है तो एम या एन इन दोनों में से कोई एक तो वन है, कोई एक तो वन है। अब वो कौन सा है वो अपन को नहीं पता, सॉरी वन नहीं इवन है, वो कौन सा ये अपन को नहीं पता, लेकिन इवन है। अब बात की जा रही है कि एम और एन प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो कौन सा होता है, दो। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों में से कोई एक तो नंबर दो है, कौन सा है नहीं पता। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन माइनस एन प्लस वन। यहां पे अपन को एम एन माइनस एन प्लस वन की वैल्यू बतानी है, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट वन, एम ग्रेटर देन एन। स्टेटमेंट वन ने बोला कि एम जो है वो एन से बड़ा है। अब आप देखिए, जैसा कि अपन को पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक नंबर टू है, और टू सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एन की वैल्यू टू है, तो एम की वैल्यू कुछ और होगी। अब एम के बारे में यहां से अपन नहीं कह सकते, एम कुछ भी हो सकता है भैया, जहां तक प्राइम नंबर्स जाते हैं वहां तक एम जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर मुझे एम नहीं पता चलता तो मैं इसकी वैल्यू भी नहीं बता सकता। केवल एन के होने से एम एन माइनस एन प्लस वन की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। एम एन माइनस एन प्लस वन की वैल्यू निकालने के लिए एम बी होना चाहिए, तो स्टेटमेंट वन ने अपना आंसर नहीं दिया। चलिए टू पे चलते हैं। वन ऑफ द नंबर्स इज टू, उनमें से एक नंबर दो है। ये बात तो अपन पहले ही बता चुके हैं, ये स्टेटमेंट टू की तो जरूरत ही नहीं है, पहले ही मैं केवल ऊपर की पहली लाइन से भी बता चुका हूं कि उनमें से एक नंबर दो होगा। तो ये स्टेटमेंट टू तो वैसे ही काम का नहीं है, तो स्टेटमेंट टू तो अपना आंसर दे ही नहीं सकता। अब दोनों स्टेटमेंट को अगर मिला दिया जाए तो क्या आंसर मिल जाएगा क्या। देखिए स्टेटमेंट वन ने बोला था कि एक नंबर जो है एम वो एन से बड़ा है, और स्टेटमेंट टू बोलता है कि एक नंबर दो है। अपन को पहले ही पता चल चुका है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो एन है और वो इक्वल टू टू है, तो दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी एम की वैल्यू नहीं पता चल पाई। अगर यहां पे ये वन ऑफ द नंबर्स इज 3, 5, 7 ऐसे कुछ दे देता तो अपन दोनों को मिला के आंसर दे सकते थे। क्यों दे सकते थे, क्योंकि उससे अपन को यह तो पता चल ही गया था पहले स्टेटमेंट से कि n इक्वल टू टू है, और दूसरे स्टेटमेंट को मिला के m की वैल्यू मिल जाती। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ने इसने वन ऑफ द नंबर्स टू दिया है, इस वजह से m की वैल्यू अभी तक नहीं मिल पाई, ये तो n की ही वैल्यू है, तो m की वैल्यू तो अभी भी नहीं मिली। दोनों स्टेटमेंट मिला के भी अगर आंसर नहीं दे पा रहे तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे,
कि इफ p इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p की पावर n इज डिवाइडेड बाय p+1। अगर p एक पॉजिटिव इंटीजर है तो p की पावर n को p+1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब कभी भी नंबर को अपन डिवाइड करते हैं तो उसके लिए रिमाइंडर निकालने के लिए एक तरीका है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को ये जो ऊपर न्यूमरेटर दे रखा है इसको डेनोमिनेटर की शक्ल में बनाना है। डेनोमिनेटर की शक्ल में बनाने का मतलब इस p को इस तरीके से लिखना है कि p+1 दिख जाए। तो इसमें मैं क्या करूंगा, +1 और -1 करके इसको लिखूंगा। यहां पे आप देखिए +1 और -1 करने से अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो चीज पहले थी वही अभी चीज रही है, बस देखने का नजरिया बदल चुका है। तो अब देखिए होता क्या है, जब इस पूरे नंबर को मैं p+1 से डिवाइड करता हूं तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ये p+1 तो खत्म हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो ये अकेला -1 की पावर n आएगा। अब यहां पे n जो भी होगा उसके हिसाब से रिमाइंडर बनेगा। तो अब देखिए यहां पे दो तरह के रिमाइंडर बनते हैं। अगर n इवन है तो कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन हो जाती है तो क्या होता है, सेम माइनस को प्लस में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि -1 की कुछ भी पावर इवन में रखूं आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। लेकिन अगर n ओड हो जाता है तो n ओड होने पे आंसर क्या आता है, तो आंसर उस केस में p-1 आता है। दैट मीन्स रिमाइंडर उस केस में, सॉरी, p+1 से कर रहे हैं अपन, तो p+1 -1 दैट इज इक्वल टू p आता है। क्योंकि अगर n ओड होगा तो ये रिमाइंडर आपको -1 मिलेगा और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर जब कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, डेन्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स -1 प्लस p+1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो अब यहां पे जो अपने पास रिमाइंडर है ये डिपेंड करता है n के ऊपर, n कैसा होगा उसके हिसाब से आंसर आएगा। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि n इवन है। अगर n इवन है तो क्या मैं रिमाइंडर बता पा रहा हूं, एकदम ऑब्वियस बता पा रहा हूं। क्यों बता पा रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला n इवन के केस में रिमाइंडर 1 आ जाता है। अपन से व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 ने अपना आंसर दे दिया। क्या स्टेटमेंट 2 दे पा रहा है क्या, p इज इवन। p इवन कहने से क्या आप रिमाइंडर बता सकते हो क्या, फाइनाइट रिमाइंडर होना चाहिए, सिंगल रिमाइंडर, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो अपन केवल और केवल क्वेश्चन से ही निकाल रहे हैं, फिर स्टेटमेंट का क्या काम। स्टेटमेंट इसलिए है ताकि आप फाइनाइट आंसर दे पाओ। p इज इवन, जैसा कि मैंने बोला कि अपना रिमाइंडर n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, p के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। p इवन हो या ओड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है n से। अगर n इवन है तो रिमाइंडर 1 है, n ओड है तो रिमाइंडर p है। तो p इवन कहने से n के बारे में नहीं बताया गया, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 अपना आंसर नहीं दे पा रहा। स्टेटमेंट 1 से अपन को अपना आंसर मिल चुका है, तो मैं कौन से स्टेटमेंट पे क्वेश्चन ऑप्शन पे जाऊंगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। मतलब एक स्टेटमेंट ने आंसर दे दिया लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आंसर नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एक्स वाई पॉजिटिव। तो यहां पे अपन को बताना है कि x और y मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बताते हैं या नेगेटिव आते हैं। तो इसके दो आंसर है, या तो पॉजिटिव होंगे दैट इज यस, या पॉजिटिव नहीं होंगे दैट इज नो। अब देखिए आंसर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अगर आपको आंसर नो भी मिल जाता है तब भी कोई परेशानी नहीं है। बस इतना है कि अगर नो मिलता है तो हर वैल्यू के लिए नो मिलना चाहिए, और अगर यस मिलता है तो सबके लिए यस मिलना चाहिए। दैट मीन्स कि अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, एक फाइनाइट आंसर होना चाहिए, या तो यस हो या फिर नो हो, बीच का नहीं चलेगा। चलिए स्टेटमेंट पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -0.19683। अब आप देखिए यहां पे क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, अपन जानते हैं कि नेगेटिव साइन क्यूब रूट से बाहर आ सकता है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि x इक्वल टू है माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.19683। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये जो 0.19683 है ये ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे माइनस साइन का मल्टीप्लाई, तो मैं बोल सकता हूं कि x जो है पूरी क्वांटिटी आपको नेगेटिव में मिलेगी। अब यहां पे आपको x पता चल गया लेकिन y का कोई अता पता नहीं है। अब y पॉजिटिव भी हो सकता है। अपन जानते हैं कि जैसे अगर x y
एक्स यहां पे अगर नेगेटिव हुआ और वाई अगर पॉजिटिव हो गया तो मिला के क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। एक्स नेगेटिव है लेकिन अगर वाई नेगेटिव हो गया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स कि पूरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई, वाई के ऊपर आ गई। अगर वाई पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, वाई नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं केवल एक्स की मदद से यह नहीं बता सकता कि एक्स वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो स्टेटमेंट 1 अपन को अपना आंसर नहीं देता। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 2 अपन को बोलता है कि y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। केवल स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 को अभी भूल जाइए, केवल स्टेटमेंट 2 पे आइए। स्टेटमेंट 2 में अपन को x और y के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया है कि y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब आप देखिए यहां पे x की जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू y की होगी विथ क्यूब रूट, लेकिन साइन सेम रहेगा। अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि क्यूब रूट में से माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव रहेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं, प्लस बनते हैं। अगर x पॉजिटिव हुआ तो उस केस में y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x है और क्यूब रूट में से प्लस साइन डायरेक्ट बाहर आता है। दैट मीन्स कि अगर ये दोनों प्लस है तब भी मल्टीप्लाई होके यहां पे प्लस ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x और y की कुछ भी वैल्यू हो, x इंटू वाई पॉजिटिव ही होगा। तो क्या स्टेटमेंट 2 से अपन को अपना आंसर मिल गया क्या? रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी मत करिए। देखिए यहां पे अपन ने सारी वैल्यूज की तो बात कर ली, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो इस चीज को अपने आंसर से दूर करती है, वो है x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू भी उस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0। 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो आप देखिए इस केस में आपको क्या हो गया, दो तरह की चीजें हो गई, या तो एक्स वाई पॉजिटिव होगा या एक्स वाई ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो फिर से अपने पास अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई। दैट मीन्स कि फिर से अपन ये नहीं कह सकते कि एक्स वाई पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए एक्स वाई अपन को ना तो पॉजिटिव मिल रहा है ना ही नेगेटिव मिल रहा है। तो क्या स्टेटमेंट 2 ने अपना आंसर दे दिया? बिल्कुल नहीं दिया। स्टेटमेंट 2 फिर से अपन को अपना आंसर नहीं दे पाया। अब चलिए दोनों को मिला देते हैं। अगर दोनों को मिलाए तो x की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। x की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ दिस विथ माइनस साइन। दैट मीन्स कि x जो है नेगेटिव है, x मुझे नेगेटिव मिल चुका है। दूसरी वाली इक्वेशन से y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x से अपन को पता चलता है कि y भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। और इस केस में माइनस इंटू माइनस करके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट को मिला के मुझे x इंटू वाई पॉजिटिव मिल गया, और ये फिक्स है। अब कोई और पॉसिबिलिटी इसमें क्रिएट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे x की एक सिंगल वैल्यू है जिससे अपन को y की वैल्यू भी मिल गई, और जब दोनों वैल्यू मिल गई, अपन को फिक्स वैल्यू मिल गई, तो अब x और y पॉजिटिव ही होना है, कोई और कंडीशन नहीं है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि दोनों स्टेटमेंट मिला के अपन को आंसर मिला है। तो अपन किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे। लेट ए बी एंड सी बी दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी ट्राइंगल की साइड से ए बी सी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज द ट्राइंगल इक्विलेटरल। क्या ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा? तो यहां पे देखिए दो तरह की चीज है, या तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा या नहीं होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी वैल्यूज के लिए ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया, किसी के लिए नहीं हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। फाइनाइट आंसर होना चाहिए कि या तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ही होगा या ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं ही होगा। तो स्टेटमेंट 1 बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखिए स्टेटमेंट 1 को अगर आप थोड़ा घुमा फिरा के लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। और ये जो है ये डायरेक्ट आइडेंटिटी अपन को मालूम होनी चाहिए, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बनता है। यहां पे अपन जानते हैं कि ये तीनों टर्म अगर प्लस करके 0 आ रहे तो वो तभी संभव है जब ये तीनों टर्म इक्वल टू 0 हो। दैट मीन्स कि a माइनस बी
इक्वल टू बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखिए पहले स्टेटमेंट ने अपन को बता दिया कि तीनों साइड इक्वल है, और अगर तीनों साइड इक्वल है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है। अपन जानते हैं कि भैया कोई भी इक्विलेटरल की तीनों साइड्स हमेशा इक्वल होती है। तो स्टेटमेंट 1 ने अपन को बता दिया कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 2 जो देखिए वो आपको इस तरीके से डायरेक्ट तो आप नहीं लिख पाएंगे, इसमें थोड़ा आपको जमाना पड़ेगा। जैसे कि 3a² है तो इसको मैं a² प्लस √2a का होल स्क्वायर लिखता हूं। इसी तरीके से 3b² को मैं b² प्लस √2b का होल स्क्वायर लिख देता हूं, और 4c² को मैं √2c का होल स्क्वायर प्लस √2c का होल स्क्वायर लिख देता हूं। चलिए इनको अपन इधर ले आते हैं साथ में, -2ab, तो 2 को मैं 2 इंटू ए इंटू बी लिख सकता हूं। 4bc को -2 इंटू √2 bc है ना, चलिए √2b इंटू √2c लिख सकते हैं। और इसी तरीके से 4ca को अपन लिख सकते हैं -2 इंटू √2c इंटू √2a। दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए a² प्लस b² -2ab, ये मिला के क्या बन जाता है, ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से √2a का होल स्क्वायर, √2c का होल स्क्वायर और -√2 टाइम्स √2c है √2a, ये मिला के क्या बन जाता है √2a माइनस √c का होल स्क्वायर। इसी तरीके से √2b का होल स्क्वायर, √2c का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स √2b √2c मिला के बन जाता है अपने पास √2b माइनस √2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से ये तीनों टर्म का सम 0 तभी आ सकता है जब ये तीनों टर्म इक्वल टू 0 हो। तो a माइनस बी इक्वल टू 0, √2a माइनस √2c इक्वल टू 0 और √2b माइनस √2c इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देख सकते हैं a इक्वल टू बी आ गया, यहां से a इक्वल टू सी आ गया और यहां से b इक्वल टू सी आ गया। तो तीनों को मिला के मैं बोल सकता हूं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो स्टेटमेंट 2 ने भी अपन को बता दिया कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, क्योंकि फिर से तीनों साइड इक्वल है। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग अपना आंसर दे सकते हैं। तो किसकी तरफ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ x एंड ब्रेथ y इज p एंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हिच इज स्ट्रिक्टली नॉट ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ x एंड y इज q। तो सबसे पहले तो अपन को एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दिया गया है जिसकी लेंथ है x और ब्रेथ है y, ये x और y, ये इक्वल टू है p। एरिया कितना है, p के बराबर। इसके अलावा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के बारे में बताया गया है कि उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो x और y, मतलब ये x तो ये y, और इसका जो एरिया है वो q के बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या p q से बड़ा है, मतलब क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से बड़ा है। चलिए स्टेटमेंट पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि x और y का रेशियो 2:1 है। x और y के रेशियो देने से मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इनटू हाइट होता है, और यहां पे हाइट कौन सी होती है, तो यहां पे अगर आप हाइट बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ये होती है हाइट। तो यहां पे बेस तो अपन को पता है x, लेकिन हाइट के बारे में अपन को जानकारी नहीं है। ये हाइट अपन निकाल सकते हैं अगर अपन को ये एंगल पता चल जाए। अगर ये एंगल अपन को बता दिया जाए तो मैं बोल सकता हूं कि हाइट इसकी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन एंगल के बारे में नहीं बताया गया तो कैसे निकालेंगे। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट 1 अपन को अपना आंसर नहीं दे सकता। चलिए स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। एंगल जो है दो एडजेसेंट साइड का वो है 60 डिग्री। तो जैसा कि यहां पे अपन को एंगल मिल चुका है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो अब आप देखिए क्या स्टेटमेंट 2 के द्वारा आप अपना आंसर बता सकते हो क्या। तो यहां से अगर मैं स्टेटमेंट 2 में पैरेललोग्राम की हाइट निकालना चाहूं एंगल 60 डिग्री मान के, तो मैं इसको निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा ये, तो देखिए इसको निकालने का एक नॉर्मल तरीका ये होता है कि 90 के सामने वाला अगर y तो 60 के सामने वाला कितना हो जाता है, 60 के सामने वाला जो है वो अपन कह सकते हैं कि एक मिनट, हाँ √3 y/2 हो जाता है।
तो मैं बोल सकता हूं कि बेस तो हेक्स है और हाइट है √3y/2। अब आप देखिए पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो अपने पास आ चुका है, x इंटू √3y/2। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो अपन को पता ही है, x इंटू वाई। x इंटू वाई क्या √3xy/2 से बड़ा है क्या? तो देखिए xy से तो xy कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या रह गया? यहां पे अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने पास आ गया 2 ग्रेटर देन √3। तो क्या 2 √3 से बड़ा होता है क्या? √3 कितना होता है? 1.732। तो एकदम सही बात है, दो जो है वो 1.732 से बड़ा होता है। अगर दो 1.732 से बड़ा होता है तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम से बड़ा होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 ने अपना आंसर दे दिया। अब एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को पता है कि वैल्यू जो है वो दोनों जगह सेम होगी। यहां भी एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी यही होगी, मतलब पी में, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एक्स की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी एक्स की होगी, और सेम वाई की भी उसी तरीके से होगी। तो एक्स वाई के ऊपर तो निर्भर ही नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर निर्भर कर रहा है इन दोनों का एरिया। तो मैं बोल सकता हूं कि स्टेटमेंट 2 ने अकेले अपना आंसर दे दिया। स्टेटमेंट 2 अपना आंसर नहीं दे पाया था, तो किसकी तरफ चलेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे। ए सर्किल टचेज ऑल द फोर साइड। एक सर्किल है, चलिए इस तरीके से कोई सर्किल बना लेते हैं। टचेज ऑल द फोर साइड ए बी बी सी सी डी डी ए ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहां पे ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस तरीके से। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर अपन से पूछा जा रहा है। देखिए कोई भी फिगर होता है उसका पेरीमीटर अपन जानते हैं कि एक तरीके से उसकी लंबाई अपन को नापनी, ये चारों साइड की लंबाई अपन को नापनी है, तो उसके लिए अपन को ये चारों साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ए बी प्लस डी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी और डी सी मिला के जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो चारों साइड है ये इस सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। और अपन एक बात जानते हैं कि कभी भी कोई भी टेंजेंट जो होता है, अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। जैसे कि अगर मैं यहां पे नाम दे दूं पी क्यू आर एस, तो आप देखिए डीएस जो होगा वो डीपी के बराबर होगा। इसी तरीके से एएस जो होगा वो एआर के बराबर होगा, और बीआर जो है वो बीक्यू के बराबर होगा, और क्यू सीक्यू जो है वो पीसी के बराबर होगा। तो यहां पे आप देखिए ए आर एएस के बराबर है, बी आर बी क्यू के बराबर है। अपन को फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हो जाता है पेरीमीटर। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और सी डी को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूं। बीसी की अगर मैं बात करूं तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? बीसी को मैं बी क्यू प्लस क्यू सी लिख सकता हूं। इसी तरीके से डीए को अगर मैं बात करूं तो मैं उसको ए एस प्लस एस डी लिख सकता हूं। और जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे बोला कि यहां पे बी क्यू बी आर के बराबर है, तो बी क्यू को अपन बी आर से रिप्लेस कर सकते हैं, और क्यू सी जो है वो सीपी के बराबर है, तो उसको सीपी से रिप्लेस कर सकते हैं। एस जो है वो ए आर के बराबर है, और एस डी जो है वो डीपी के बराबर है। अब आप यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए बी आर प्लस ए आर, ये बी आर और ये ए आर जो है वो मिला के क्या बना रहा है? ये मिला के बी ए बना रहा है। और सीपी प्लस डीपी ये मिला के क्या बना रहा है? सी डी बना रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस सी डी हो गया। और ए बी प्लस सी डी की लेंथ मुझे पता है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 के द्वारा अपन इसका आंसर निकाल लिया, तो स्टेटमेंट 1 अकेला आंसर दे दे रहा है। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 2 है ए डी प्लस बीसी। फिर से आमने सामने की दो साइड का सम अपन को दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि पेरीमीटर में निकाल सकता हूं, क्योंकि पहले वाले केस में भी आमने सामने की दो साइड का सम ही अपन को दिया गया था। सेम तरीके से दूसरे वाले केस में भी स्टेटमेंट में भी आमने सामने की साइड का सम ही दिया गया है, तो सेम तरीके से चल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि स्टेटमेंट 2 भी अपना आंसर दे सकता है। तो अपन किसकी तरफ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी की तरफ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस? रेशियो ऑफ लेंथ अपन से पूछ रहा
पूछा जा रहा है डायगोनल्स की। तो चलिए ठीक है, रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस कुछ इस तरीके का होता है। अपन जानते हैं कि रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं होती। हाँ, लेकिन इतना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड। एक डायगोनल जो है रोम्बस का वो साइड के बराबर है। तो चलिए मैं साइड को 1 मान लेता हूं। तो इसका मतलब 1 नहीं 2 मान लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। चलिए कोई बात नहीं, 2 मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक डायगोनल 2 के बराबर है। तो ये वाला जो डायगोनल है इसको मैंने 2 मान लिया। अगर ये 2 है तो जैसा कि मैंने बोला कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकता हूं। तो उससे अपने पास, इसको नाम दे देते हैं, चलिए ABCD बोल देता हूं, ये O हो गया। तो यहां से अगर मैं ट्राइंगल AOD में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AO अपन को मिल जाएगा। AO इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज √3। तो AO हो गया √3 के बराबर। अब आप देखिए AO अगर √3 है तो AC मिल गया, क्योंकि AC इक्वल टू 2 टाइम्स AO हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, AC 2√3 हो जाएगा। मैंने BD जो है उसको 2 माना था। अब BD और AC का अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो BD कितना है 2 और AC कितना है 2√3, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:√3। दैट मीन्स ये हुआ कि मैं यहां पे रेशियो बता पा रहा हूं। तो स्टेटमेंट 1 ने अपन को अपना आंसर दे दिया। चलिए स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। द लोंगर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू √3 टाइम्स इट्स साइड। लोंगर डायगोनल जो है रोम्बस का वो उसकी साइड के √3 टाइम्स है। चलिए फिर से रोम्बस बनाया मैंने। देखिए ये वाला जो डायगोनल है ये एक तरीके से अपन मान लेते हैं कि ये लोंगर डायगोनल है। अब मैं साइड को क्या करता हूं, साइड को मैं फिर से 2 के बराबर मान लेता हूं, और लोंगर डायगोनल जो है ये पूरा है, ये वाला। तो ये कितना हो गया, √3 टाइम्स ऑफ इट साइड है, तो कितना हो जाएगा 2√3। दैट मीन्स ये ऊपर वाला भी √3, नीचे वाला भी √3, फिर से यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो अब क्या अपन ये निकाल सकते हैं क्या, अगर मैं नेमिंग करना चाहूं ABCD, ये O, तो क्या अब मैं OD निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं भैया। OD क्या आ जाएगा, OD इक्वल टू फिर से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, दैट इज 1 आ जाएगा। अगर OD 1 है तो BD कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर से यहां से अपन BD और AC का रेशियो बता सकते हैं। अब आप देखिए रेशियो जो है हमेशा सेम रहेगा। यहां पे मैंने AD को 2 माना, लेकिन अगर आप 2 की जगह 4 मानेंगे, 5 मानेंगे, 3 मानेंगे, कुछ भी माने, रेशियो सेम रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग अपना आंसर दे पा रहे हैं। तो किस पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे। द chord of a circle of radius r touches at a point on the circumference of a concentric circle of radius r. The length of the chord is 24 units. तो देखिए यहां पे एक सर्किल बना लेते हैं, फिर इसके अंदर एक और सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल्स बोल रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि दो सर्किल है जिनका सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। यहां पे अपन को बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ कोड है बड़े वाले सर्किल की, वो है 24 यूनिट्स। तो बड़ा वाला सर्किल मतलब ये बाहर वाला सर्किल, इसकी जो लेंथ है वो 24 यूनिट्स है। साथ में अपन को बोल रहा है कि ये जो कोड है ये छोटे सर्किल को टच करती है। दैट मीन्स ये जो कोड है ये छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करती है। तो कुछ इस तरीके से ये बन सकता है। अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले तो ये जो कोड है ये इस छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। अपन जानते हैं कि एक सर्किल में जब रेडियस और टेंजेंट आपस में मिलती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। दूसरी बात अपन जानते हैं कि जब कभी भी सेंटर से किसी कोड के ऊपर 90 डिग्री पे लाइन खींची जाती है तो वो लाइन उस कोड को बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन अपन ने खींची ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगी। तो अगर ये पूरी 24 यूनिट्स है, अगर ये पूरी 24 यूनिट्स है तो ऊपर वाली भी 12 हो जाएगी और नीचे वाली भी 12 हो जाएगी। अब आप यहां पे देखिए अगर मैं इसको नेमिंग करना चाहूं AOB, तो यहां पे देखिए ट्राइंगल AOB में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो ये है अपने पास कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। क्या बनेगा, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2l का स्क्वायर। अब अपन से पूछ रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर।
स्टेटमेंट क्या है, आर इज एन इंटीजर। स्टेटमेंट वन अपन को बोलता है आर इंटीजर है, तो क्या आर इंटीजर होने से मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू बता सकता हूं? जैसे कि यहां पे देखिए ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट को भी ये फॉलो करेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आपको 12 से याद आती है वो कौन सी है? एक ट्रिपलेट तो अपन को याद आती है 5 12 13, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होती है। इस ट्रिपलेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे को कैपिटल आर मिलता है 13, स्मॉल आर मिलता है 5। ये तो एक ट्रिपलेट हुई, लेकिन क्या दुनिया में बस एक ही ये ट्रिपलेट है जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी? क्या इसके अलावा कोई और ट्रिपलेट नहीं होगी? तो एकदम होगी। जैसे कि आप और भी बहुत सारी ट्रिपलेट यहां पे बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बना सकते हैं आप 9 12 15, 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट है। यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा और ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी ट्रिपलेट्स बनाई जा सकती है, जैसे कि 12 16 20, ये भी एक ट्रिपलेट है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा, ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए इतनी सारी ट्रिपलेट्स अपन ने बना ली और इन सब में अपन को कैपिटल आर और स्मॉल आर की अलग अलग वैल्यू मिल रही है और सब में इंटीजर मिल रही है। तो स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू जो अपन को बोलते हैं कि स्मॉल आर और कैपिटल आर इंटीजर है, तो क्या उससे अपन एक फाइनाइट वैल्यू निकाल पाए? बिल्कुल नहीं निकाल पाए। उससे अपन को इतनी सारी डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। और यहाँ पे क्वेश्चन और स्टेटमेंट में एक ही कंडीशन होती है कि आपको जो आंसर आना चाहिए वो फाइनाइट आना चाहिए। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि स्टेटमेंट वन अकेला भी फाइनाइट आंसर नहीं देता, स्टेटमेंट टू अकेला भी नहीं देता, और स्टेटमेंट वन टू दोनों को मिला दोगे तब भी फाइनाइट आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों स्टेटमेंट नहीं दे पाए तो कौन से ऑप्शन पे चलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड even by using both statements together. PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD, DA respectively of quadrilateral ABCD. चलिए ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD और PQRS जो है इनके मिड पॉइंट्स है। P जो है AB का है, Q BC का है, R जो है CD का है और S जो है DA का है। इनको भी मिला दिया गया है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस। दोनों क्वाड्रिलेटरल के बीच में डिफरेंस अपन को बताना है। स्टेटमेंट वन बोलता है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 100 स्क्वायर यूनिट। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर यूनिट है। अब आप देखिए एबीसीडी का अगर मुझे एरिया दिया गया है तो क्या मैं पीक्यूआरएस का एरिया बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? क्योंकि जब कभी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से अगर नया क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो जो नया वाला क्वाड्रिलेटरल होता है वो पूरे वाले क्वाड्रिलेटरल का हाफ होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ पीक्यूआरएस जो है वो हमेशा इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी बाई 2 होगा। अब यहां पे अगर मेरे को एबीसीडी का एरिया दे दिया है 100 स्क्वायर यूनिट तो पीक्यूआरएस का कितना हो जाएगा? 100 का आधा 50। अगर दोनों के एरिया मुझे पता चल गए तो क्या मैं डिफरेंस नहीं निकाल सकता? आसानी से निकाल सकता हूं। दैट मींस कि स्टेटमेंट वन ने अपना आंसर दे दिया। स्टेटमेंट टू क्या बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस का एरिया 50 है। अब देखिए फिर से अगर आपको पीक्यूआरएस का एरिया पता चल गया तो क्या एबीसीडी का नहीं चलेगा? एबीसीडी का चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो फिर से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। दैट मींस दोनों स्टेटमेंट ने अपना आंसर दे दिया, तो अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में गलती क्या होती है, यहां पे अगर दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया जाए तो आप बहुत ही आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस पूछ रहा है और दोनों का एरिया पूछ रहा है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि अपन दोनों स्टेटमेंट को मिला के सोचते हैं कि भैया मिला के ही आंसर आएगा। अपन को ये प्रॉपर्टी ध्यान नहीं रहती कि एरिया ऑफ पीक्यूआरएस इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी बाई 2। अगर ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान नहीं है तो आप क्या सोचोगे कि भैया अकेले अकेले आंसर नहीं दे पा रहे, मिला के देख लेते हैं और मिला के तो आंसर मिल ही जाएगा। फिर आप क्या लगाए होगे? आप लगाए होगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट अकेले अकेले ही आंसर दे पा रहे हैं तो फिर मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन बी पे चलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत है आज के लिए, 10 क्वेश्चन हो गए। ये 10 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट वाले थे। बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सोचने का तरीका इनमें बहुत अच्छा होता है। यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीसेट में। सीसेट का पेपर मैंने डाला हुआ है। अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए इस तरीके के तो आप सीसेट के क्वेश्चन ट्राई करें, वहां पे इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन है, वहां पे थोड़े अच्छे क्वेश्चन है।
चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।